इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे। सबसे पहले तो मेरे फाइनल के वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इंटर का वीडियो मैं 2 दिन में लाऊंगा, बट मैं नहीं ला पाया। अ, और मुझे इंटर वालों की प्रथा पता है, अच्छे से पता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप मुझसे ये करवाओगे, या तो फिर आप मुझसे ये करवाओगे। मैं भी जब इंटर में था तब मैंने भी ये करवाया था। पर बेटा कैसा है, कैमरा के सामने आके कोई गाना लगाए और उस पे कोई डांस करे, तो अभी के टाइम पे ये बहुत डेंजरस है। समझदार लोग समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट नोट बोलना चाहूंगा कि अगर कोई सीए फाइनल का बंदा ये वीडियो को देख रहा है तो ये वीडियो सीए फाइनल के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिकली सीए इंटर के लिए है। और सीए फाइनल के लिए मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो वो बहुत यूज़फुल वीडियो है। अभी मेरा फर्स्ट वीडियो था वो, और उसे ऑलरेडी 5 दिन में अराउंड अभी के इसमें 3.5 के व्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। सो सी ए फाइनल का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और एंटर वालों, अगर तुम्हारे कोई सीनियर्स है तो उन्हें आप ज़रूर ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो वो जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिख जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जामिनर्स कमेंट्स, जो आईसीएआई अपडेट करता है, और ये स्पेसिफिकली सीए इंटर वालों के लिए ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आईसीएआई के वेबसाइट पर सिर्फ मई 18 और नवंबर 18 के एग्जामिनर कमेंट्स आए हैं। मई 19 और नवंबर 19 के कमेंट्स अब तक इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर डाल रहे हैं। और जो हमारा डिस्कशन रहेगा ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक जो स्पेसिफिक कमेंट्स रहते हैं वो वाला, और एक जो जनरल कमेंट्स है वो वाला। स्पेसिफिक कमेंट्स वो है जो क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे, कि क्वेश्चन में ये लिखा था बट स्टूडेंट ने ये लिखा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने ये लिखा, इसीलिए गलत हो गया। तो ये जो कमेंट्स है ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये हमारे इतने काम की चीज़ नहीं है। जो जनरल कमेंट्स रहेंगे वो आज हम इसमें देखेंगे। तो चलते हैं एक एक सब्जेक्ट के एनालिसिस के ऊपर। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है अकाउंट्स के रिलेटेड, और जैसा हमारा वीडियो भी है कि ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है जो सभी बच्चे कर रहे हैं, और ये इंस्टीट्यूट भी बताता है कि यहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम अकाउंट्स पे जाएंगे। ये है पेपर वन अकाउंटिंग, आप आपकी स्क्रीन पे भी देख सकोगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी है जो मुझे लगता है रेलेवेंट है, और ये हमारे डिस्कशन का पार्ट बनेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पेसिफिक कमेंट्स यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो भी कमेंट्स है ये स्पेसिफिक कमेंट्स है। तो हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो जनरल कमेंट्स में आएगी और जो हमारे डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A में यहाँ पे दिया गया है कि दे फेल्ड टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द रिक्वायर्ड मैनर। फिर जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जितने सारे भी कमेंट्स है वो सारे के सारे स्पेसिफिक कमेंट्स है क्वेश्चन रिलेटेड, तो वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेगी। ये मई 18 के अंदर ज़्यादा स्पेसिफिक कमेंट्स है। फिर जैसे ही हम नवंबर 18 के इसमें आते हैं तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये भी स्पेसिफिक कमेंट्स है। बट इसमें एक चीज़ है जो हमारे डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2A में भी लिखा गया है कि few examiners did not prepare investment account for bonds and equity shares account in the required manner। इसका मतलब है कि एक ही चैप्टर के 2 बार कमेंट आना, वो भी कंटिन्यूस अटेम्प्ट में, मई 18 और नवंबर 18। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंस्टीट्यूट हमसे कहना चाहता है कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं, जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं, वो रिक्वायर्ड मैनर में नहीं बन रहा है। मतलब जो इंस्टीट्यूट का जो गाइडेंस है, मतलब जो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो फॉर्मेट में स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बना रहे। इसीलिए ये चैप्टर 2 बार रिपीट हो चुका है कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स में, और वही कमेंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अकाउंट्स के रिलेटेड रिलेशन में सीए इंटर के लिए ये सिर्फ दो ही कमेंट्स थे जो डिस्कशन करने जैसे थे। बाकी सारे के सारे स्पेसिफिक कमेंट्स है।
आप अगर खुद भी देखना चाहते हो तो मैंने एग्जामिनर कमेंट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक पे क्लिक करके भी खुद भी देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट कहाँ पर ये एग्जामिनर्स कमेंट्स देती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम सब ने ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये आना चाहूँगा कि कुछ पॉइंट है जो सीए इंटर के अकाउंटिंग से रिलेटेड है, बट वो सीए फाइनल के एग्जामिनर कमेंट्स में लाए गए हैं। तो ये हम आते हैं सीए फाइनल के एग्जामिनर्स कमेंट्स पे। यहाँ मैंने ऑलरेडी चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। तो उसमें सबसे पहला कमेंट ये है कि सम अर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मतलब सोचते मत बैठना, मैं इसका क्रक्स बताऊंगा कि ये है क्या। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये, उसमें ये लिखा गया है कि नॉट एबल टू करेक्टली गिव नोट्स टू अकाउंट्स। फिर जो नेक्स्ट कमेंट है वो है आंसर्स ईदर विदाउट हेडिंग्स और मिक्स द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रादर देन डिस्क्लोजिंग इट कैटेगरिकली। फिर जब हम नीचे आते हैं, ये था मई 18 का फाइनल का। अब हम आते हैं नवंबर 18 पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्मेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट was not in accordance with division 2 of schedule 3 of companies act। देन एक बार नीचे आते हैं, कोई कमेंट तो छूट तो नहीं गया। हाँ, ये यहाँ पे एक है कि फ्यू एग्जामिनीज वर नॉट एबल टू प्रिपेयर करेक्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे जो 4C है, यहाँ पे आप देख पाओगे, वर नॉट एबल टू प्रिपेयर करेक्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे कोई कमेंट नहीं है। तो ये जो सीए फाइनल की जो कमेंट्स है स्पेसिफिकली अकाउंट से रिलेटेड, ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि जब हम कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो बैलेंस शीट एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में दिया गया है। कंपनीज एक्ट एक स्टैट्यूटरी लॉ है और वो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जो सबको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर कोई भी चीज़ स्टैट्यूटरी एक्ट के अंदर आई लाई गई है तो उसे वैसा का वैसा ही फॉलो करना चाहिए। तो शेड्यूल 3 आप जब भी बनाओगे तो उसके हेडिंग्स, उसका फॉर्मेट कभी चेंज मत करना। अगर आप कोई भी हेडिंग या उसका फॉर्मेट चेंज करते हो तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ले। जैसे हम सीए फाइनल में यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने कमेंट्स थे जो मैंने दिखाए थे उसमें लिखा गया था कि जो बैलेंस शीट बनाई गई है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं बनाया गया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हेडिंग्स बराबर से नहीं दी गई थी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मिक्स कर दी गई थी। तो ये एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा इंटर के स्टूडेंट्स को भी कि ये भले ही फाइनल के एग्जामिनर कमेंट्स में आई गई है बट ये आपके लिए भी रेलेवेंट है। तो जब भी आप कंपनीज के कोई भी अकाउंट्स बनाओगे तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है उसके जैसे हेडिंग्स है, हेडिंग्स वैसे के वैसे ही लिखना। मैं सिर्फ हेडिंग्स की बात कर रहा हूँ, अंदर के अकाउंट्स आप भले ही क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हो बट जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स वैसे के वैसे ही आने चाहिए ताकि आपके मार्क्स सिक्योर हो। तो ये चीज़ें थी जो अकाउंट्स में मुझे डिस्कस करनी थी, जो एग्जामिनर कमेंट्स में आई गई है। तो अब हम चलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। तो चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, ये है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो इसके अंदर भी ज़्यादातर चीज़ें तो स्पेसिफिक कमेंट्स ही दी गई है, बट इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट की है, although most of the examinees have written correct answer but were unable to explain the provisions of Negotiable Instruments Act 1881 in support to their answer। अब ये आप बोलोगे कि ये भी स्पेसिफिक कमेंट्स है, बट मैं आगे आपको लेके जाना चाहूँगा। फिर यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कि most of the examinees failed to give explain the effects of repeal of existing act by current legislation enumerated under General Clauses Act 1987। नेक्स्ट कमेंट पे हम आते हैं, वो कहता है दे हैव नॉट रिटन करेक्टली द एक्सेप्शंस टू ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट कमेंट है बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, दे हैव फेल्ड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी ये कमेंट्स है जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो सारे के सारे अदर लॉ रिलेटेड है।
और जितने भी क्वेश्चंस अदर लॉ से आए हैं वहाँ पे मई 18 के अंदर ये देखा गया है कि जितने भी एग्जामिनीज है उनका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज था हर एक अदर लॉ के क्वेश्चन में। अब आप ये भी सवाल पूछोगे मुझसे कि सर ऐसा भी पॉसिबल है कि मई 18 में हो सकता है बच्चों ने अदर लॉज अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। जेन्युइन क्वेरी हो भी सकता है कि मई 18 के अंदर सिर्फ बच्चों ने कंपनी लॉ पढ़ के गए होंगे, अदर लॉ छोड़ दिया होगा, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने मई 18 में ऐसे कमेंट्स आए होंगे। तो चलते हैं ठीक है नवंबर की तरफ। तो जब हम नवंबर 18 के यहाँ पर कमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फर्स्ट कमेंट, examinees were not aware of relevant provision of General Clauses Act. Then next ये है कि they have written general answer, they have gave general answer. जनरल आंसर के ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, पहले हम जो अदर लॉज है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर वापस यहाँ पे दिया गया है परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनीज वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी अंडर जनरल क्लॉजेस एक्ट। फिर बाद में हम नीचे आते हैं कि बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, examinees neither correctly explain the mischief rule or interpretation of statute nor the four matters it considers in construing the act. then नीचे है जनरल आंसर, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। फिर बाद में वापस हम देखते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनीज वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो नवंबर 18 में भी यहाँ पर भी अदर लॉज के रिलेटेड नेगेटिव रिमार्क्स ज़्यादा आए हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो ये एक वार्निंग बेल है कि अदर लॉज हो सकता है स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, वो ये सोचता है कि कंपनीज एक्ट का वेटेज ज़्यादा है तो हम कंपनीज एक्ट अच्छे से पढ़ लेंगे, अदर लॉज में एक आध दो चैप्टर छोड़ भी दिए तो चलेगा क्योंकि वो इतना वेटेज कैरी नहीं करता है। बट आप देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन जो अदर लॉज का आया है उसके ऊपर इंस्टीट्यूट का स्पेसिफिकली कमेंट है और वो भी नेगेटिव कमेंट है। तो इंस्टीट्यूट से आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगर आपने कंपनी लॉ बहुत अच्छे से किया है बट अदर लॉ कुछ भी नहीं किया है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूट मार्क्स आपके काट सकता है अगर इंस्टीट्यूट को समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ के जा रहा है, अदर लॉ पढ़ के आया ही नहीं है, तो हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको कंपनी लॉ में भी मार्क्स कट कर दे। क्योंकि इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि अगर 4 एक्ट्स आपको दी गई है अदर लॉज के अंदर तो वो एक्ट्स आपने अच्छे से पढ़ के आने चाहिए और वो उसका आपको पूरा नॉलेज रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए, भले ही आपने कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से लिखा होगा। तो ये था अदर एक्ट्स के ऊपर का जो कमेंट्स थे ये उसके ऊपर था। अब जो दूसरा कमेंट की मैं बात कर रहा था वो था जनरल आंसर्स का। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दिया गया है कि एग्जामिनीज हैव गिवन जनरल पॉइंट्स। फिर हमने ऊपर भी देखा था जो यहाँ पे कह रहे थे कि examinees have given very general answer। फिर यहाँ पे और 2 बार लिखा गया है कि they have written general answer, most of the examinees gave general answer। और मैं 18 के इसमें भी जनरल आंसर के कुछ कमेंट्स थे। तो जनरल आंसर्स के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरल आंसर जब भी आप लिखते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके मार्क्स कट हो जाए। सीए फाइनल के लॉ में के एग्जामिनर कमेंट्स में एक कमेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जब हम सी ए फाइनल के लॉ में आते हैं तो यहाँ पे मैं कमेंट हाईलाइट कर रखा हूँ जो हम सब देख सकते हैं कि many examinees have resorted to answer this question in generalized manner which has penalized the examinees। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जनरल आंसर लिखते हो तो हो इंस्टीट्यूट ने यहाँ बहुत हार्श वर्ड यूज़ किया है कि पीनलाइज कर दिया गया एग्जामिनर को। कोई पेनल्टी वगैरह तो नहीं लगा रही है इंस्टीट्यूट, पैसे वगैरह नहीं लेंगे आपसे, बट हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाए। तो जनरल आंसर मत लिख के आना कोई भी एग्जाम के अंदर, भले ही वो ऑडिट रहो, लॉ रहो, एआईएसएसएम रहो या कौन सा भी थियरी पार्ट रहो, तो जनरल आंसर कभी मत लिख के आना क्योंकि इससे हो सकता है कि आपके मार्क्स कट हो जाए। ये हो भी सकता है आपको पता भी होगा, जो सब बोलते हैं कि जनरल आंसर नहीं लिख के आने चाहिए, आप कीवर्ड्स याद रखो या फिर अच्छे से थियरी पढ़ के जाओ। बट ये मैं स्पेसिफिकली इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार एग्जामिनर कमेंट्स में हाईलाइट होती है। सीए फाइनल के इसमें भी बहुत बार इंस्टीट्यूट ने हाईलाइट किया है कि जनरलाइज्ड कमेंट्स लिखे गए हैं, जनरलाइज्ड आंसर लिखे गए हैं।
तो इंस्टीट्यूट भी आपको बता रहा है कि जनरल आंसर्स मत लिखना। ऑडिट में भी हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर लिखा है कि जनरल आंसर्स मत लिखो। इसके लिए अगर आपको कीवर्ड याद करने में कोई अगर दिक्कत होती है या फिर कोई आंसर कैसे लिखना है इसमें दिक्कत होती है, तो मैं इसमें आपको एक सजेशन ऐसा देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो आप पहले वो क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले तो आपने चैप्टर ही पढ़ना चाहिए, पूरा अच्छे से उसे पढ़ लो, पूरे कॉन्सेप्ट ध्यान में कर लो। फिर बाद में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसका आंसर खुद से लिखो एक बुक के अंदर, आंसर बिना दिखे। फिर बाद में जैसे ही आपका आंसर लिख के हो गया, आप खुद वो आंसर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करो। बहुत लोग ये नहीं करते हैं, हम आंसर लिख तो लेते हैं, हमको लगता है हमें आंसर लिखना आ गया, बट ये इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से हम कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है हमें कंपेयर हमेशा करनी चाहिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो आंसर में, और हमने क्या आंसर लिखा है। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स थे जो लॉ के रिलेटेड में मुझे इम्पोर्टेंट लगे आपसे डिस्कस करने के लिए। तो इसी से लॉ का हमारा ये डिस्कशन एंड होता है और हम चलते हैं अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। ये है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फटाफट से इसकी कमेंट्स देखेंगे। बीइंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये इसके जो कमेंट्स है ये ज़्यादातर स्पेसिफिक कमेंट्स ही है, बट कुछ कुछ कमेंट्स है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के लिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ए पे आऊँगा। जो मे 18 के जो कमेंट्स है ये वो वाले कमेंट्स है। तो यहाँ पर ये देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ए पे यहाँ दिया गया है कि दिस वॉज अ थेरोटिकल क्वेश्चन, most of the examinees failed to understand the requirement of the question, performance was not good। theoretical performance theoretical question sorry theoretical question था बट एवरेज परफॉर्मेंस आया। फिर से ये theoretical question है और इट वाज जस्ट एवरेज। फिर वापस से यहाँ पे theoretical question, परफॉर्मेंस वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। फिर से यहाँ पर theoretical question, ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क। फिर हम चलते हैं नवंबर 18 के एग्जामिनर कमेंट्स पे जो कॉस्टिंग से रिलेटेड है। वहाँ पे आके भी हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि theoretical question बिलो एवरेज परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व। theoretical क्वेश्चन में बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। फिर वापस नीचे आते हैं तो theoretical question ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, मेजॉरिटी ऑफ एग्जामिनर्स डिड वेल। तो ये कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं कि theoretical question on process costing on treatment of by product, below average performance। theoretical question, poor performance। फिर बाद में यहाँ इंस्टीट्यूट लिखती भी है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस क्वेश्चन वाज बिलो एवरेज। मतलब ये पूरे क्वेश्चन नंबर 6 का एक ओवरऑल कमेंट है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो थियरी वाला पार्ट है वो बिलो एवरेज था। सॉरी, मैं ये मुद्दा इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनको भी ये एडवाइस देता हूँ कि कॉस्टिंग के अंदर आप सिर्फ प्रैक्टिकल करके मत जाओ, थ्योरी वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। हम बहुत सी बार थ्योरी छोड़ देते हैं और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कॉस्टिंग मेनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरी का इतना रेलेवेंस नहीं है, बट ऐसी बात नहीं है। आप जैसे देख भी रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 दोनों बार मई 18 नवंबर 18, और आप देखोगे मई 19 का भी जब एग्जामिनर कमेंट आएगा, नवंबर 19 का भी आएगा, तब भी आप यही देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में इंस्टीट्यूट हर बार ये लिख रहा है कि थ्योरी क्वेश्चन में बिलो एवरेज परफॉर्मेंस पाया गया है एग्जामिनीज के पास से। तो थ्योरी का पार्ट अच्छे से करो। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सॉल्व कर लोगे, थ्योरी छोड़ दोगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हर एक मतलब जो पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है ये एक ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। बट इंस्टीट्यूट का कभी भरोसा नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन, मतलब जो हर एक क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, इसमें हर एक क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन में अगर थियरी का क्वेश्चन डाल दिया तो आप क्या करोगे? ये चीज़ इंस्टीट्यूट ऑलरेडी सीए फाइनल के एसएफएम के पेपर में कर रही है। थियरी का क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया गया है कि वो हर एक क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 2D 3D, ये हर एक क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन रहता है। अगर ये चीज़ इंस्टीट्यूट कॉस्टिंग में ला दे,
हो भी सकता है कि मई जो जुलाई का अटेम्प्ट है वो उस अटेम्प्ट के अंदर कॉस्टिंग का ऐसा हो जाए कि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया कि थियरी का पार्ट जो है ये आप अच्छे से करो, और इंस्टीट्यूट सीए फाइनल का जो थियरी कॉस्टिंग का जो एग्जामिनर कमेंट है उसमें भी इंस्टीट्यूट का थियरी रिलेटेड एक बहुत अच्छा सेक्शन है जो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये नवंबर 18 के लिए सीए फाइनल का है, बट हमारे डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये लिखा है कि without reference to theories, examinees can stand up basing their answers or general explanation and do not provide convincing explanation। तो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट का यही बोलना है कि थियरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप सबने देखनी चाहिए। सीए फाइनल के इसमें भी इंस्टीट्यूट ने कॉस्टिंग रिलेटेड में ये जो कमेंट है ये कॉस्टिंग का ही है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का। तो इंस्टीट्यूट सीए फाइनल के कॉस्टिंग के इसमें भी कमेंट यही आया है कि थियरी आपने अच्छे से पढ़नी चाहिए। और हमने देखा ही नवंबर 18 और मई 18 के इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर हर एक थियरी के इसमें बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देखा गया है। तो थियरी प्लीज छोड़ो मत, कॉस्टिंग के अंदर उसे अच्छे से करो। जितना आप अच्छे से करोगे, हो भी सकता है कि बाकी जितने भी बच्चे हैं वो थियरी अच्छे से ना कर पाए, बट आप अगर थियरी अच्छे से करके जाते हो तो इससे आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे, क्योंकि बाकी बच्चों का थियरी इतना अच्छा नहीं रहेगा जो आंसर रहेगा वो, और आप अगर अच्छे से थियरी करके जाते हो तो आपका परफॉर्मेंस अबव एवरेज दिख के आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे और आपका इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर पे भी अच्छा पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कॉस्टिंग के सब्जेक्ट से रिलेशन में थी। अब हम फटाफट चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। यह है पेपर 4 टैक्सेशन का सेक्शन ए, इनकम टैक्स लॉ। मैं सबको पहले ये बताना बताना चाहूँगा कि बीइंग ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और लॉ का सब्जेक्ट है, तो इसमें ज़्यादातर कमेंट जो है ये स्पेसिफिक कमेंट्स है। जैसे हमने ऊपर लॉ के पेपर में भी देखा था, बहुत ज़्यादा कमेंट जो थे वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के कमेंट्स थे। तो इसमें भी ज़्यादातर कमेंट स्पेसिफिक ही है, बट इसमें कुछ कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। इनकम टैक्स में तो नहीं, बट जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सम एग्जामिनीज डिड नॉट एड्यूस एडिक्वेट रीजनिंग। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, इन मेजोरिटी ऑफ केसेस एग्जामिनीज गॉट कंफ्यूज विद स्टेट्स कवर्ड अंडर स्पेशल कैटेगरी। और तीसरा कमेंट यहाँ पे ये है कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिन आंसर्स गिवन बाय एग्जामिनीज वेर वेग एंड जनरल। तो यहाँ पे हम तीन कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है कि एग्जामिनीज ने एडिक्वेट रीजनिंग नहीं दी। सेकंड चीज़ ये है कि वो कंफ्यूज हो गए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। और थर्ड है वेग एंड जनरल। तो सबसे पहला कमेंट जो है जो ये कहता है कि एडिक्वेट रीजनिंग नहीं दी गई है, तो इसका इंस्टीट्यूट का ये मतलब है कि जब आप कभी भी जीएसटी का आंसर लिखते हो या इनडायरेक्ट टैक्स का आंसर लिखते हो तो उसमें वर्किंग नोट कंपलसरी है। हम कभी कभी ये करते हैं कि वर्किंग नोट्स छोड़ देते हैं, ये सोच के कि ऊपर हमने थोड़ा बहुत तो लिख ही दिया है तो उसे समझ में आ जाएगा, वर्किंग नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इंस्टीट्यूट यहाँ लिख रही है कि एडिक्वेट रीजनिंग आप दो, तो जब भी आप जीएसटी का पेपर लिखोगे तो सारे रीजंस नोट्स में आपने कवर करने चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो है, जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो गया, फिर दूसरा है कॉम्पोजिशन डीलर के जो स्पेसिफिक कंडीशंस है, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा है और इंस्टीट्यूट आगे भी पूछती रहेगी। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो और ये एग्जामिनर कमेंट्स में भी आया गया है कि बहुत सारे एग्जामिनीज कंफ्यूज हो गए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को लेकर। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है, तो आप ये वाला जो सेक्शन है वो जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो अच्छे से पढ़ के जाना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, कॉम्पोजिशन डीलर्स और स्पेशल रेट्स जो है अपने सर्विसेज के लिए जो आए हैं, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। तो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो इसका अच्छे से 2 बार रिवाइज करके जाना, 4 बार रिवाइज करके जाना। तीसरा जो कमेंट है वो है मोस्ट ऑफ द आंसर्स गिवन बाय एग्जामिनीज वेर वेग एंड जनरल। तो वेग एंड जनरल के ऊपर तो हमने ऑलरेडी लॉ के अंदर डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी कि अगर जनरल आंसर लिखते हो तो सीए फाइनल के लॉ के अंदर क्या कमेंट था, वो पीनलाइज कर रही है इंस्टीट्यूट।
तो यहाँ पे भी मैं वही बोलना चाहूँगा कि कभी भी आप लॉ में जनरल आंसर मत लिख के आना, स्पेसिफिक टू द पॉइंट लिख के आओ और आपका आंसर जनरल साउंड मत कराओ। कि जीएसटी के रिलेटेड, बट इनकम टैक्स के रिलेशन में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। भले ही यहाँ पे पूरे स्पेसिफिक कमेंट्स दिए गए हैं, बट हमेशा स्टूडेंट की ये दिक्कत रहती है कि इनकम टैक्स कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी आप इनकम टैक्स प्रैक्टिस करते हो तो ट्राई करो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनकम टैक्स के इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो टोटल इनकम के ऊपर एक क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी रहता है, और टोटल इनकम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स आएगी। आपको पीजीबीपी का प्रोविजन मिक्स आएगा, कैपिटल गेन्स आएंगे, अदर सोर्सेज आएंगे, सेक्शन 80 के डिडक्शंस आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल इनकम के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स का मिक्स करके एक क्वेश्चन बना के आपको पूछा जाएगा। तो जब भी ऐसे 5-6 सेक्शंस, 5-6 चैप्टर्स का एक क्वेश्चन आता है, तो इसे सॉल्व करने के हम सॉल्व तो कर लेते हैं बट कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं कि भाई ये जो हमने सॉल्व किया है ये अच्छे से सॉल्व किया है या नहीं किया है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी आपकी पढ़ाई है उसमें आप फोकस करो कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लिख कर सॉल्व करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब भी हम लिख के सॉल्व करते हैं और जब आप वो आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से कंपेयर करोगे और अगर वो आंसर मैच हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पे जाएगा। तो इनकम टैक्स के लिए मेरा एक सजेशन आपको ये है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बार प्रोविजंस कम रिवाइज होगी चलेगा, बट जितने क्वेश्चंस है उतने बार आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, खुद से सॉल्व करो और खुद से सजेस्टेड आंसर में डालो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी जो इंस्टीट्यूट है मेक माई टेस्ट उसका सपोर्ट का एक नंबर भी है, वो मैं ही हैंडल करता हूँ। तो उसमें आप जब भी ये एक्सरसाइज करोगे तो आप मुझे याद करोगे कि नहीं सर आपने जो बोला था ये एकदम सही बात थी। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो चुका है और मैं आपके मैसेजेस का वेट करूँगा कि सर हमने आपकी जो बोली चीज़ थी टैक्सेशन के रिलेशन में वो हमने ट्राई की और हम अब बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम इनकम टैक्स अब अच्छे से कर सकते हैं और हम कॉन्फिडेंट है कि ये पेपर में हम अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं आपके मैसेजेस का वेट करूँगा। तो ये सारी बातें थी जो टैक्सेशन के रिलेटेड थी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो ये है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है एडवांस अकाउंट्स का। तो चलते हैं सारे कमेंट्स देखने के लिए और इस पर डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला कमेंट जो है वो ये है कि एज अ रिजल्ट दे वर नॉट एबल टू कंप्यूट बेसिक ईपीएस करेक्टली। ये स्पेसिफिक कमेंट्स है ईपीएस के ऊपर, बट आगे चल के हम देखेंगे कि ये इसे मैंने क्यों हाईलाइट किया है। फिर सेकंड कमेंट जो है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐसा बोलती है कि कॉन्सिक्वेंटली दे फेल टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन द रिक्वायर्ड मैनर। इसका मतलब ये है कि शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनाई गई है। मैंने अकाउंट्स में भी ये चीज़ रिपीट की थी, मैंने आपको सीए फाइनल के भी एग्जामिनर कमेंट्स बताए थे जहाँ पे ये लिखा गया था कि शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट नहीं बनाई गई है। तो वही चीज़ इंस्टीट्यूट ने एडवांस अकाउंट्स में भी लिखी है। तो वापस मैं यही कहना चाहूँगा, शेड्यूल 3 की जो हेडिंग्स है वो रट लो, अच्छे से लर्न कर लो और वैसे के वैसे ही हमें लिख के आना है, क्योंकि उसमें हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट चीज़ है few examiners could not compute amount of employees compensation expenses। ये भी आप कहोगे कि सर ये तो स्पेसिफिक कमेंट हो गया। नीचे चलते हैं नवंबर 18 के इसमें और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे मैंने ये वाले कमेंट्स क्यों हाईलाइट किए हैं। ये नवंबर 18 के एग्जामिनर कमेंट्स है। सबसे पहला कमेंट है फेल टू कंप्यूट डायलूटेड ईपीएस करेक्टली इन लाइन विद एएस 20। सेकंड जो कमेंट है वो ये है कि some of the examinees failed to calculate employee compensation expenses to be recognized at the end of the year। और फिर वापस यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने कहा है they failed to prepare consolidated balance sheet and profit and loss account in the required manner। कॉपी पेस्ट एग्जामिनर कमेंट जो क्वेश्चन नंबर 5A जो मई 18 के लिए था और जो नवंबर 18 के लिए सेम कमेंट सेम। मतलब इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रिक्ट है ये चीज़ में कि आप शेड्यूल 3 के हिसाब से आपकी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो। तो
फिर ऊपर जब आप आएंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि फिर से ईपीएस के ऊपर ये कमेंट आया गया है, और फिर से एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस के ऊपर भी एक कमेंट आया गया है कि जो एक्सपेंसेस है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं हुए या उसकी एंट्री गलत हो गई। तो ये मैंने कमेंट्स इसीलिए हाईलाइट किए थे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहे हैं, और इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का एक नेगेटिव कमेंट आ रहा है कि स्टूडेंट इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और इसका मतलब ये भी है कि इंस्टीट्यूट बार बार इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रही है। मैं आपको एक एक्सेल शीट बताऊंगा। ये एक शीट है जो मैंने बनाई है कि ये मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 की यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं कि वो कौन से चैप्टर से आए थे। AS20 मई 18 में भी आया, नवंबर 18 में भी आया, मई 19 में नहीं आया, बट नवंबर 19 में फिर से रिपीट हुआ गया। फिर ईसॉप्स के ऊपर चारों अटेम्प्ट्स के अंदर एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका कमेंट भी है एग्जामिनर कमेंट्स में कि यहाँ पे बच्चों ने गलती की है। बायबैक भी चारों अटेम्प्ट्स में रिपीट हुआ है, लिक्विडेशन भी चारों अटेम्प्ट्स में रिपीट हुआ है, बैंकिंग भी चारों अटेम्प्ट्स में रिपीट हुआ है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चारों में रिपीट हुआ है। नीचे के जो कुछ चैप्टर्स है वो वाले चैप्टर्स है जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसीलिए उससे मैंने रेड मार्क कर रखा है, तो अब उसके ऊपर डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये चारों अटेम्प्ट्स में रिपीट हो चुके हैं, और इसके हाई चांसेस है कि ये फिर से आपको ये वाले अटेम्प्ट में भी आए। CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर से कहना चाहूँगा शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बनाओ, नहीं तो आप खुद को बहुत बड़े डेंजर में डाल रहे हो कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे एडवांस अकाउंट्स में डिस्कस करनी थी। तो चलते हैं फिर अभी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे सीए स्टूडेंट्स के लाइफ का टिकटॉक बन चुका है। ये सब्जेक्ट खुद नहीं, स्टूडेंट से मुद्रा करवाता है। सही पहचाना होगा आपने, ये सब्जेक्ट है ऑडिट। तो जल्दी से हम इस सब्जेक्ट के एग्जामिनर कमेंट्स के ऊपर जाएंगे। जो सबसे पहला कमेंट है वो ये कहता है कि मैनी कैंडिडेट्स रोट जनरल ऐसे ऑन कंप्यूटर्स। मतलब ऐसे कैसे, तो ऐसे लिख के आ गए वो भी पेपर में। फिर जो नेक्स्ट कमेंट है वो ये कहता है कि दे रोट जनरल पॉइंट्स। फिर नीचे तो ये लिखा गया है कि दे गेव इररिलेवेंट पॉइंट्स। फिर जो नेक्स्ट कमेंट है वो ये कहता है कि दे गेव ओनली अ जनरल आंसर ऑफ यूज ऑफ आईटी सिस्टम, सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस द आंसर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1D। ये तो हद हो गई। अब वही का वही क्वेश्चन एग्जाम में वही आंसर दो बार कैसे लिख के आ सकते हो? और फिर बाद में हम ये बोलते हैं कि ऑडिट में हमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ऑडिट में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो इसी की वजह से तो आ रही है। जब हम जनरल आंसर लिखेंगे, इररिलेवेंट पॉइंट्स लिखेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इंस्टीट्यूट को कि आपको अच्छे मार्क्स इंस्टीट्यूट देगी? आप क्वालिटी आंसर लिखोगे तभी आपको क्वालिटी मार्क्स मिलेंगे। जनरल पॉइंट्स लिखने से सिर्फ जनरल मार्क्स ही आएंगे। ये तो खैर था मई 18 का। चलते हैं नवंबर 18 के एग्जामिनर कमेंट्स देखने के लिए। तो यहाँ पे नवंबर 18 का ऑडिट का हम आते हैं। यहाँ पे कॉमन कमेंट जो है वो ये है कि फ्यू एग्जामिनीज मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन, एग्जामिनीज डिड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एग्जामिनीज कुड नॉट अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एग्जामिनीज कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फिर बाद में एग्जामिनीज डिड नॉट अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एग्जामिनीज डिड नॉट हैव एनी आइडिया, many examinees did not understand the question। फिर बाद में फिर से ये लिखा गया कि few examinees did not understand the question। ये जो कमेंट है वो जनरल प्रॉब्लम है जो सभी फेस करते हैं। जब भी हम ऑडिट का पेपर देने जाते हैं, हम कोई भी ऑडिट का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हमारी हालत ऐसी ही होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये चीज़ इंस्टीट्यूट भी आपको बता रही है कि एग्जामिनर कमेंट्स के थ्रू कि एग्जामिनीज को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ये एक नेगेटिव कमेंट है जो हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट के पास बहुत स्कोप है आपके मार्क्स रिड्यूस करने का। क्योंकि आपके जब तक आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर कैसे अच्छे से लिख पाओगे? ऑडिट के अंदर मैं भी बहुत गरीब था। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा।
कि जब मैं ऑडिट की तैयारी कर रहा था, तब मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी और मैं मेरा फुल सिलेबस का पेपर था। और जब मेरा पेपर नेक्स्ट डे था, तो जस्ट पेपर के एक दिन पहले मैं बहुत रोया। मैं 10 मिनट तक रोता रहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था कि पूरे दिनों की मेहनत, पूरे हफ्तों की मेहनत सब पानी है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं कैसे लिखूंगा? ऑडिट के अंदर तो बस अब सब कुछ खत्म हो गया। बट वो कहते हैं ना, द डेज दैट ब्रेक यू आर द डेज दैट मेक यू। डरना नहीं है ऑडिट से। कुछ नहीं है वो सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट जैसा ही है। ऑडिट की एक बहुत हाइप है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, ये बोलते हैं कि ऑडिट का आंसर लिखना बहुत मुश्किल है, समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। वो जो चीज़ें हैं, वो उनके लिए हार्ड है, आपके लिए नहीं। उनकी बातों का आपके माइंड पे असर बिल्कुल मत होने दो। ट्रेन योर माइंड नॉट टू लिसन टू देम। मुझे एक चीज़ बताना, जब कोई फेवरेट सब्जेक्ट लेते हो, तब क्यों नहीं डर लगता? तब क्यों नहीं लगता है कि यार ये भी तो गलत हो सकता है? हमें ये ख्याल तो कभी नहीं आया जब हम हमारा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब माइंड में है। अगर आप आपके माइंड में सिर्फ एक बार ये सोचो ऑडिट पढ़ते टाइम कि अरे यार ये तो क्या है, ये तो इतना सा पार्ट है, इतना सिंपल है। एक बार ट्राई करके देखो, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा। मैं पहले भी बोला हूँ कि नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर देके रखा है, टेलीग्राम की लिंक है उसमें। मैं आपके मैसेजेस का वेट करूंगा। ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली ये ट्राई करके देखो, माइंडसेट चेंज करो। एक बार, सिर्फ एक बार सोचो कि अरे यार ये तो इतनी इजी चीज है, इसको तो क्या है, ये तो मैं फटाक से कर लूंगा। इसका आंसर तो कितना सिंपल है, मैं तो इसे अभी लिख दूंगा। देखना, आपका माइंडसेट आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। ऑडिट में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं आपके मैसेजेस का वेट करूंगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट ESSM जो है, वो भी जो कमेंट्स है उसके, वो मेनली ऑडिट से ही रिलेटेड है। तो ऐसे मैं ऑडिट के ही इसके अंदर बोलना चाहूँगा कि ESSM भी थ्योरी सब्जेक्ट है। इसके अंदर भी इंस्टीट्यूट के जो कमेंट्स है वो यही है कि स्टूडेंट्स ने जनरल आंसर लिखे हैं और स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो ESSM के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ते हो तो लिख लिख के पढ़ा करो। जो कीवर्ड्स है उसे ध्यान में रखो, उसे हाइलाइट करो, उसे रट लो। और जब भी आप आंसर लिखोगे, कभी भी थियरी सब्जेक्ट्स लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब भी आप आंसर लिखोगे, तो पहले खुद वो आंसर लिखो और इसे सजेस्टेड से कंपेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आप सजेस्टेड आंसर से कंपेयर नहीं करोगे खुद का आंसर, तब तक आपको ध्यान में ही नहीं आएगा कि इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रही है आपसे और आप क्या लिख रहे हो। एक बार ट्राई करके देखना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप आंसर लिखोगे, तब आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें ध्यान में आएगी कि अरे नहीं, क्वेश्चन में तो ये है, इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट कर रहा है और हम क्या लिख रहे हैं। जब आप 2 बार 3 बार 4 बार गलत होगा, बट बाद में तो सही होगा। तो ESSM में भी लिख लिख के प्रैक्टिस करो, सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करो, आप कहाँ गलत जा रहे हो। आपको ऑटोमेटिकली ध्यान में आएगा कि अपनी गलतियाँ किधर हो रही है, इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। और जब वो टाइम आएगा, जब आपको ध्यान में आ जाएगा कि अरे यार ये क्वेश्चन में तो ये पूछा है और हमें यही लिखना है, तब आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहेगा और आप बहुत अच्छे से EISSM और ऑडिट ये अच्छे से करके आओगे। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे ऑडिट और EISSM के लिए डिस्कस करने थे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। लास्ट सब्जेक्ट जो है वो है हमारा FM और इको। तो FM के अंदर जो कमेंट्स लिखे गए हैं वो ये है कि यहाँ पर दिस वॉज अ theoretical question. Most of the examinees misunderstood the name of the bond and answered it incorrectly. फिर से नेक्स्ट कमेंट थ्योरी क्वेश्चन के ऊपर है कि थ्योरी क्वेश्चन था परफॉर्मेंस वाज एवरेज। थ्योरी क्वेश्चन एवरेज परफॉर्मेंस, थ्योरी क्वेश्चन एवरेज परफॉर्मेंस। फिर इकोनॉमिक्स पे आएंगे तो यहाँ पर भी एग्जामिनीज परफॉर्म बिलो एवरेज टू थ्योरी क्वेश्चन।
फिर यहाँ पे वही कमेंट है कि आंसर जो था वो जनरल था और नॉट स्पेसिफिक था। जनरल के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया है, तो जनरल के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फिर हम चलते हैं नवंबर 18 के एग्जामिनर कमेंट्स के ऊपर। ये आ गया एफएम और इको का। फिर से हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में theoretical question very poorly answered by the examinees। फिर theory question only a few answered specifically, बाकी लोगों ने जनरल आंसर दिया है। इकोनॉमिक्स पे आएंगे तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि थियरी में एवरेज परफॉर्मेंस पाया गया। थियरी क्वेश्चन परफॉर्म्ड पुअरली। थियरी क्वेश्चन एग्जामिनर्स डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। तो जितने भी पॉइंट्स हमने देखे मई 18 के और नवंबर 18 के, तो एफएम के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि कॉस्टिंग में मैंने जैसे बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा थियरी क्वेश्चन आता है। थियरी अच्छे से पढ़ के जाओ। मैंने आपको कॉस्टिंग का सीए फाइनल का भी एग्जामिनर कमेंट बताया था, जिसमें इंस्टीट्यूट कहती है कि थियरी के बगैर आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। सेम चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। एफएम में थियरी अगर आता है उसे अच्छे से पढ़ के जाओ। मैंने बहुत बार देखा है एफएम में स्टूडेंट्स थियरी छोड़ देते हैं क्योंकि वो 6th क्वेश्चन है, वो ऑप्शन में भी ले सकते हैं, सारे हम प्रैक्टिकल सॉल्व कर देंगे। इंस्टीट्यूट में भी लोग बैठे हैं जिन्हें पता है कि ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उन्हें ऑलरेडी पता है कि आपके दिमाग में क्या प्लानिंग चलती है, तो ऐसा मत करो। थियरी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो, कॉस्टिंग में भी, एफएम में भी। क्योंकि थियरी क्वेश्चन अभी तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नंबर 6 ए में दे रही थी, कल चल के अगर समझो सीए फाइनल जैसा उन्होंने रिपीट कर दिया तब आपका क्या हाल होगा। इसीलिए थियरी अच्छे से प्रिपेयर करो हर बार। मई 18 नवंबर 18 दोनों में थियरी के ऊपर स्पेसिफिक कमेंट्स है कि थियरी के अंदर स्टूडेंट्स का अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं है। इंस्टीट्यूट आपसे कह रही है कि बच्चे थियरी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ये आपको इंस्टीट्यूट बोल रही है कि पिछले स्टूडेंट्स ने थियरी अच्छे से प्रिपेयर नहीं की। हम थियरी पूछ रहे हैं, इंस्टीट्यूट हमेशा थियरी पूछती है, बट स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो इससे आपके लिए एक लेसन है कि थियरी अच्छे से करना है। इंस्टीट्यूट हमेशा पूछती ही है, और इंस्टीट्यूट ये भी देख रही है कि थियरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स के इसमें भी हमने देखा कि थियरी के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स थे कि थियरी अच्छे से नहीं लिखी गई थी। तो इकोनॉमिक्स और एफएम में भी मेरा यही बोलना है कि आप अच्छे से थियरी प्रिपेयर करो। क्योंकि इंस्टीट्यूट थियरी के लिए नेगेटिव कमेंट दे रहा है, इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट थियरी के रिलेशन में बहुत ज़्यादा सीरियस है। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो मे बी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट हर एक क्वेश्चन में थियरी डालना स्टार्ट कर दे ताकि स्टूडेंट्स थियरी अच्छे से पढ़े। इसीलिए थियरी बहुत अच्छे से करो, छोड़ो मत। और इसी के साथ हम यहाँ पे हमारे एग्जामिनर रिव्यूज़ ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो मुझे प्लीज़ एसएमएस करो और मुझे बताओ कि सर हमें आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब्स आई है, और हमने जो आपके सजेशंस थे वो हमने इम्प्लीमेंट किए और इससे हमारा फ़ायदा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके फीडबैक्स और रिव्यूज़ मुझे आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिलेशन में भी कुछ डालना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो वहाँ पे जो आपकी सजेशंस है। मैं वो सजेशंस को ज़रूर पढ़ूंगा और उसके ऊपर भी वीडियोस और बनाऊंगा ताकि आपको हेल्प हो सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको जो भी वीडियोस है उसकी हमेशा लिंक सबसे पहले आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सजेशंस मुझे ज़रूर भेजो, और एक बार इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरे सजेशंस अगर आप में कुछ चेंज आता है तो प्लीज़ मुझे एसएमएस करो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो और आपको उसका फ़ायदा हो तो। थैंक यू।